जय हिंद साथियों, सर्वोदय इसके यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। सब लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग स्वीटी, गुड इवनिंग इसका सॉल्यूशन, देवा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुशांत, गुड इवनिंग रॉकी, अर्चना गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण कल की कक्षा नहीं हो पाई थी, आज उसी को पूरा करेंगे। सब लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। अलीशा, रेखा, इसको सॉल्यूशन गुड इवनिंग। काशु, सनोज, आरती, बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, कल कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसी कारण कल कक्षा नहीं हो पाई थी। चलिए आज उसी को पुनः संचालित करते हैं। चलते हैं, समय को न बर्बाद करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग शिलोनी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जो सर्वप्रथम सिक्का जारी किया है? एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2010 और यूपी पीसीएस प्री 2011 दोनों में पूछा है। और पवन आईएएस गुप्ता, राधे राधे सर, राधे राधे सभी को। इसका जवाब देंगे सभी लोग। सबसे पहला जवाब आया देवा, अर्चना जवाब देंगे। गुड इवनिंग अर्चना। रेखा है, बिल्कुल बिल्कुल, कल इसको हम डिस्कस भी किए थे। पंकज कुशानी, स्वीटी, पवन एसएसके कुमारी, बिल्कुल जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल जिनका ए है वो सही है। काशु ए है, काजल चौधरी ए है। ठीक है, ये जो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं, तो वो हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ए, जिनका ए है वो बिल्कुल सही है। सर्वोदय इसके नाम पर ए ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ही वो पहले शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गुप्त वंश में। इनका जो कार्यकाल है वो 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। और इन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। और जब ये गद्दी पर बैठे थे 319 में, इसी समय एक संवत चला था, उसी संवत का नाम है गुप्त संवत। और गुप्त संवत इन्होंने ही चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और विवाह करने के उपरांत इनको वैशाली प्राप्त हुआ था। तो वैशाली क्षेत्र इनको कुमार देवी से विवाह करने के उपरांत इनको प्राप्त हुआ था। और इन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन मैं कल डिस्कस भी कर चुका हूं। चलिए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ मींस 2017 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड को आप आंसर देंगे सभी लोग। गुप्त स्वर्ण मुद्रा क्या कहा जाता है, इसका जवाब पे वेट कर रहे हैं। ऑप्शन ए कर्षापण, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी स्वर्ण। सबसे पहले जवाब सलोनी, सेकंड बी, और भी लोग जवाब देंगे। देवा, रोशन, अर्चना, एस के, जय भीम, सुचि, सुशांत सिंह बी, कासू का ए है, सनोज का बी है, और भी लोग जवाब देंगे। पंकज कुशवाहा, अलीशा, रेखा, पवन, एसवीटी, दिव्यांशु, सनोज, काजल चौधरी का डी आंसर आ रहा है। ये जो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, गुप्त काल के जो स्वर्ण मुद्रा उसको दीनार कहा जाता है।
क्या बोला जाता है? दिनार। इसको दिनार कहा जाता है और ये गुप्त काल का स्वर्ण मुद्रा है। और ये जो दिनार होता है 144 ग्रेन का होता था, 144 ग्रेन का दिनार होता था। और गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए और ये सोने के सिक्के आपको जहां से प्राप्त हुए हैं वो एक राजस्थान में जगह है बयाना, राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुए हैं, राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के। और ये निक्स और जो स्वर्ण है, निक्स और जो स्वर्ण है ये भी सोने के सिक्के ही हैं, लेकिन सोने के सिक्के ही हैं, लेकिन ये मौर्योत्तर काल में चलते थे, लेकिन ये मौर्योत्तर काल के थे, मौर्योत्तर काल के थे। और करसापन, ये जो करसापन था, करसापन में ये मिक्स धातु में थे। इसमें सोना, चांदी, सोना, चांदी, तांबा और शीशा, शीशा तीनों मिला होता था। ये है आपका करसापन का, ये भी मौर्योत्तर काल में मिला है। तो दिनार जो है गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा है उसको दिनार कहा जाता है, जो 144 ग्रेन का होता था। और ये राजस्थान में एक जगह है बयाना से प्राप्त हुए हैं। निस्क और जो स्वर्ण है ये भी सोने के सिक्के हैं, लेकिन मौर्योत्तर काल के हैं। और करसापन सोना, चांदी, तांबा और शीशा ये मिक्स धातु का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है और यूपीपीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका आप लोग जवाब देंगे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिला है। थर्ड का जवाब देंगे, थर्ड का जवाब का आप लोग का वेट कर रहे हैं, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिला है। थर्ड का ए, इसको सॉल्यूशन, जय भीम ए, और भी लोग जवाब देंगे। थर्ड ए, स्वीटी, सलोनी, रोशन, पवन आई, सुजीत, रेखा, थ्री का ए, और भी लोग जवाब देंगे। मिस्टर हैरी, भानुगुप्त इसके सॉल्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका ए आ रहा है, सोनू, सुजीत, रितेश, जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिलता है। वो आपका आंसर ए है आपका भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। इसी में साक्ष्य मिलता है प्रथम बार सती प्रथा का। और यहाँ से एक जानकारी मिलती है कि 510 ईस्वी में एक गोपराज नामक सेनापति था, 510 ईस्वी में गोपराज नामक सेनापति था, उसी की पत्नी का सती होने का साक्ष्य आपको मिलता है एरन अभिलेख में। और एरन अभिलेख है वो भानुगुप्त से संबंधित है, एरन अभिलेख है जो भानुगुप्त से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त संवत की स्थापना, गुप्त संवत की स्थापना किसने की। गुप्त संवत, एक क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वेट कर रहे हैं आप लोगों का, चौथा नंबर क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं आप लोग को। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया है। गुप्त संवत, जवाब का वेट है। सबसे पहला जवाब किसका आता है, रेखा बी, सुजीत सी, देवा ए, जय भी में, रोशन ए, पवन एस गुप्ता, इसको सॉल्यूशन बी, स्वीटी बी ए, सलोनी ए, निशा ए, रॉकी ए, काशु ए। इसके पहले हम लोग डिस्कस किया ना कि एक गुप्त संवत, सलोनी, आरती, ये सब ए, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका ए है देखते हैं, जिनका ए है वो बिल्कुल सही है।
गुप्त संवत के जो स्थापना किए हैं ये किए हैं आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका ए है वो बिल्कुल सही है। गुप्त संवत की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम, बिल्कुल सही। विजय का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल जो गुप्त संवत का जो स्थापना किया है चंद्रगुप्त प्रथम, जब ये 319 ईस्वी में जब एक गद्दी पर बैठते हैं तो उसी समय एक संवत चलाते हैं, उसी को गुप्त संवत कहते हैं। गुप्त संवत कहते हैं। तो गुप्त संवत के जो शुरुआत किए हैं वो है आपको गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, इसमें एक व्यक्ति का नाम था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जो हैं ये हैं गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक। श्रीगुप्त कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक हैं। और चंद्रगुप्त इनका जो उपनेम है, एक को जो इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका जो उपाधि है विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने इसलिए धारण किया था क्योंकि ये शकों को पराजित किए हैं। और एक है घटोत्कच जो है ये श्रीगुप्त का पुत्र है। और एक अभिलेख है सुपिया अभिलेख से यह पता चलता है कि गुप्त वंशावली की शुरुआत घटोत्कच से ही होता है। ये ऐसा सुपिया अभिलेख में वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जवाब सभी लोग देंगे और इसका जवाब का वेट जवाब का वेट कर रहे हैं। आप लोग इसका जवाब देंगे। इसमें मिलाना है, इसमें सही से आंसर, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा लेट से भी आंसर दे सकती है, लेकिन बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। सबसे पहला आंसर है रॉकी सी, देवा सी, सुजीत सी, दिव्यांशु सी, और भी लोग आरती, एस के सलोनी, अर्चना, शिवानी, जय भीम, रेखा, पवन, आयुष गुप्ता, ये सभी का सी है। अर्चना का बी है इसमें। सलोनी, एस के सलोनी सी, कासु, रोशन, आस्क हिमांशु सी, जिनका सी आ रहा मैं देखता हूं। अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। जो अशोक है उसको प्रियदर्शी बोला जाता है, तो 1 का 2 होगा। 1 का 2 आपका एक ही में आता है, सी। समुद्रगुप्त को बोलते हैं आपको बोलते हैं पराक्रमाम, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 1। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त को क्रमादित्य, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। बिल्कुल जिनका सी है बिल्कुल सही है। मिस्टर हैरी, विजय भारती, गगन कुमार, जिनका सी है। एस के चौधरी, अखिलेश कुमार, जिनका सी है बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2004 में पूछा है। लिखा है क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश और मगध। आप क्वेश्चन लिख के जवाब देंगे आप लोग। सबसे पहला जवाब आया है देवा का सी, और भी लोग बोलेंगे। दिव्यांशु, एस के शिवानी, दिव्यांशु, पवन है, सलोनी, आस के मानसु, सी, और भी लोग जवाब देंगे। रॉकी, भाग्यश्री, कासु, जय भीम, मिस्टर हैरी, अजय कुमार, अजय, सी। बिल्कुल जिनका जो सी है, रोशन, रेखा, सुजीत, स्वीटी, जिनका सी है बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में जो वंश को स्वर्ण बोला गया है वो वंश है आपको गुप्त वंश। प्राचीन भारत में गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया है। और स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो वंश है, इस वंश में महान सम्राट हुए, इसमें श्रेष्ठ शासक हुए, इस क्षेत्र में स्थापत्य के क्षेत्र में विकास हुआ
कला के क्षेत्र में विकास हुआ। विभिन्न प्रकार, कहा जा सकता है कि गुप्त काल में चहुमुखी विकास हुआ, और चहुमुखी विकास होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह काल एक स्वर्ण युग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल यही क्वेश्चन पे हम लोग का यहीं से थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। कल यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन देखिए, 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में पूछा है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या है? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। 7 नंबर क्वेश्चन, कल यहीं पे प्रॉब्लम आया था और कल यहीं से टेक्निकल इशू कारण क्लास नहीं चल पाया था। सब जवाब आ रहा है आरती, रॉकी, रेखा, शलोनी, एसके कुमारी, बी। और भी लोग जवाब देंगे, एसके चौधरी बी, एसके चौधरी बी, एसके चौधरी बी। और भी लोग, जय भीम, कासू, एसके सॉल्यूशन। और भी लोग बोलेंगे, मिस्टर हैरी, भारती। 6 का नहीं 7 का। हाँ, जिनका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। गुप्त वंश में जो राजस्व का दर था उपज का छठा भाग था, मतलब 1/6, 1/6 यहां पे था आपका। वन बाई 6 आपका ये है उपज का दर। और गुप्त काल में जो कर लिया जाता था वो कर नगद में भी लिया जाता था और अन्न के रूप में भी लिया जाता था। तो गुप्त काल में जो नगद में कर लिया जाता था उसको हिरण्य बोला जाता था, और जो अन्न में कर लिया जाता था उसे में कहा जाता था, में कहा जाता था, में कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो नगद में कर देंगे उसको हिरण्य बोलेंगे, जो अन्न में देंगे उसे में कहा जाता था गुप्त काल में। और गुप्त काल में जो राजस्व की दर था 1/6 उपज का छठा भाग था। गुप्त काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को कर मुक्त थे, ये दोनों कर मुक्त थे, इसलिए इन लोगों को कर नहीं लगता था। और ब्राह्मणों और मंदिरों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार, अग्रहार जो ऐसा भूमि जो ब्राह्मण को और मंदिरों को दान दी जाती थी, और ये भूमि कर मुक्त होते थे, टैक्स फ्री होते थे। और इस काल में उपज का 1/6 भाग लगता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का प्रैक्टिस से चल रहा है, और यहाँ पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। और क्वेश्चन 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में पूछा है। और किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा गया है? अप्रहत, अप्रहत किसे कहा गया है? ए क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाब दीजिएगा आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला जवाब पवन आई सुक्ता का भी, और भी लोग जवाब देंगे। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। अपलेस बी, अर्चना बी, स्वीटी बी, एसके ए, देवा ए, रेखा ए, सलोनी ए, आस्क हिमांशु बी। क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा गया है? अप्रहत सलोनी ए, आरती कुमारी ए, मिस्टर हैरी बी। अप्रहत किसे कहा गया है? अप्रहत, अप्रहत, अप्रहत। देखिए चलते हैं इसका
जो किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा गया है, तो ए है आपका ए नंबर ऑप्शन सर्वोदया इसके नाम पर इसका आंसर होगा ए। और बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा गया है, अपरहत कहा गया है। एक गुप्त काल में है, और गुप्त काल में कुछ टर्मिनोलॉजी भी है, कुछ जो इस प्रकार है, मैं आपको भी बता रहा हूं। यहाँ पे एक क्षेत्र का उपयोग, क्षेत्र 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 किसे कहा जाता है, तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि को, खेती के लिए उपयुक्त, खेती के लिए उपयुक्त भूमि को, उपयुक्त भूमि को आपको क्षेत्र कहते हैं। यहीं पे थे आपके वास्तु, वास्तु वास करने योग्य भूमि को, वास करने योग्य भूमि को, वास करने योग्य भूमि को, योग्य भूमि को वास्तु कहते हैं। उसी में था खिल, एक और आता है खिल, खिल खिल ओ जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे, जोती नहीं जाती थी इसे खिल कहा गया है। और जिस भूमि में जो बिना जोती हुई जंगली भूमि है उसको अपरहत कहा गया है। यहां देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ पीसीएस प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। गुप्त शासक स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन का नितांत केंद्रीकृत था। और ऑप्शन सी, उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप लोग जवाब देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, देवा का सबसे पहला सुजीत का आंसर 9C, देवा का D, पवन आईएस गुप्ता B, अर्चना 9D। और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। इसका क्या आंसर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, इसका क्या आंसर है। स्वीटी शलोनी बी, स्वीटी डी, रॉकी डी, एसके सोल्यूशन 9C, अप्लेस बी, शलोनी डी। देखते हैं, चलते इसके आंसर की ओर। गुप्त सम्राट स्वयं को देवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये बिल्कुल सही है। ये देवीय अधिकार को दावा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन केंद्रीकृत, ए नहीं है, केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइजेशन है उनका, विकेंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत है। उनका जो शासन है विकेंद्रीकृत है, यानी कि आपका दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, ये भी सही है, यानी कि 2 नहीं होगा, 1 और 3 आंसर होगा। 1 और 3 किसमें है, तो सी है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, इसलिए इसका आंसर होगा सी। जिनका दिव्यांशु 9 का सी बिल्कुल सही है, जिनका सी है अजय कुमार अजय सी, जिनका सी है वो बिल्कुल सही है। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे इसको। लाइक शेयर करेंगे इसको। और ये रहा आपके सामने एक नया क्वेश्चन, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, पतंजलि किसके समसामयिक हैं, समसामयिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा पुष्यमित्र शुंग, चौथा जिनगुप्त प्रथम। सबसे पहला जवाब आज बहुत गलत हो रहा है अर्चना, प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे इसमें। सबसे पहला जवाब है देवा का सी, अर्चना सी, सुजीत सी, भारती कुमारी सी, विजय सी। और भी लोग जवाब देंगे। दिव्यांशु डी, रेखा सी, एसके चौधरी सी, स्वीति सी,
और भी लोग जवाब देंगे। जय भीम सी, पवन आईएस गुप्ता ए, दीपक सी। देखिए ये चलते हैं इसके आंसर की ओर। पवन आईएस गुप्ता ए, कासू डी, अपलेश सी, आरती सी। देखिए पतंजलि के लेखक, महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि हैं, वो जो समकालीन थे वो थे पुष्यमित्र शुंग के। इसलिए जिनका सी जवाब है शोलोनी, इंदु कुमारी आर्या, विजय कुमार, जिनका जो सी जवाब है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक हैं। और पुष्यमित्र शुंग ने एक वंश का स्थापना किया था, वो वंश था शुंग वंश। और शुंग वंश का जो उसने स्थापना किया था, और ये स्थापना 185 ईस्वी में, 185 बीसी में इसने शुंग वंश का स्थापना किया था। और शुंग वंश का स्थापना मौर्य वंश के अंतिम राजा जिनका नाम था बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके उन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की 185 बीसी में। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। और 2 जो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, इसके जो पुरोहित है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, इसके जो पुरोहित है, उसके जो पुरोहित है, और वो जो पुरोहित है आपके, उसके जो पुरोहित है वही पुरोहित है आपके पतंजलि। इसके पुरोहित हैं आपके पतंजलि, इसके पुरोहित हैं आपके पतंजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग समय लेकर जवाब दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं सबका यहां पे सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन आईएएस प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा है और उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका सही से जवाब देंगे। मैं आप लोगों का जवाब का वेट कर रहा हूं और एक मजेदार सेशन होने वाला है। सतीश सर अब ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं, वो भी आपका क्लास लेंगे कल से या परसों से, वो आपका क्लास लेंगे। देखते हैं पहला जवाब किसका आता है। सबसे पहला जवाब सुजीत ए, दिव्यांशु डी, और लोग जवाब देंगे। मैं जवाब का वेट कर रहा हूं, काफी लोग का जवाब का वेट कर रहा हूं, कौन कौन जवाब दे रहा है। दिव्यांशु डी, चलिए मैं ही जवाब दे देता हूं, दिव्यांशु, विजय, रेखा, सलोनी, एस के, आरती, विजय, डी 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 डी, एक आरती का ए है। देखते हैं जो विक्रम संवत है वो है आपका 58 बीसी, विक्रम संवत ये है आपका 58 बीसी। इसका कहीं कहीं 57 बीसी भी आता है, 57 बीसी या 58 बीसी है आपका विक्रम संवत। शक संवत जो है आपका 78 एडी में हो जाएगा, शक संवत जो है 78 एडी में आ जाएगा आपका, 78 एडी में। आपका गुप्त संवत जो है 320 ईस्वी में है आपका, और कली संवत जो है 3102 में आ जाएगा आपका। इस हिसाब से देख लीजिए विक्रम संवत आपका ए का आपका हो जाएगा 4, ए का 4 कहाँ मिल रहा है आपका, दोनों में है। चलिए शक संवत बी का आपका आ जाएगा 3, बी का आपका 3, जिसका डी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल डी जी का सही है, डी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल दमदार होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक कुमार डी सही है, इसका जवाब देंगे 47 बीपीएस प्री 2005। क्वेश्चन आपके सामने है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? क्वेश्चन आपके सामने है, हर्षचरित के लेखक कौन है? 11 डी दिव्यांशु बी, आसमांशु 12 बी सोलोनी बी, इसके दिव्यांशु बी। हर्षचरित के लेखक कौन है? सूरज, इसके आरती, अर्चना बी, जय भीम, बाणभट्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका बाणभट्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? सोलोनी बी, पवन आयेश गुप्ता ए, मैक्सिमम का बी, विजय, आरती, एस के सोल्यूशन, कासु, दीपक, ये सभी का भी। आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हो, लाइक में कुछ ज्यादा है और लाइक कम है। आप लोग कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए सरगोरिया इसके नाम पर, एक ही बार लाइक बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जिनका बी है बाणभट्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक जो लिखे हैं वो है आपके बाणभट्ट। जिनका बी ऑप्शन, बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। और ये बाणभट्ट जो हर्षचरित है, इसी से एक वंश का जानकारी मिलता है और वो वंश है वर्धन वंश। इसी से वर्धन वंश की जानकारी मिलती है और इसके हर्षचरित के जो लेखक हैं बाणभट्ट, और ये वर्धन वंश की जानकारी देते हैं। और कहा जाता है जो वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं, वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं पुष्यभूति, वो हैं आपके पुष्यभूति। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना किया, इसका जानकारी आपको हर्षचरित में देते हैं बाणभट्ट। एसके कुमारी लाइक नहीं करती, वो करती है लाइक। बाबू आप लोग लाइक कर दीजिए। ये देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं इसका सभी लोग जवाब देंगे। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी थानेश्वर। और लोग जवाब देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सब लोग जवाब देंगे। देवा ए, दिव्यांशु डी, एसके सलोनी डी, एसके कुमार डी, दिव्यांशु डी। और लोग भी देंगे दीपक ए, अजय, एसके कुमार डी, रेखा, अर्चना डी। और भी लोग जवाब देंगे। कासु, आरती ए, चलिए डी, किसी का डी, जय भीम, थानेश्वर, विजय कुमार डी। देखिए इसका जो जवाब आएगा, हर्ष साम्राज्य की जो राजधानी थी वो था आपका कन्नौज, वो था आपका कन्नौज। ए नंबर ऑप्शन। पहले इसकी जो पहले जो था इसका राजधानी था आपका थानेश्वर, लेकिन हर्षवर्धन ने इसका राजधानी थानेश्वर से, हर्षवर्धन ने इसकी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया था। इसलिए हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी वो आपका कन्नौज। और ये जो वंश है, ये जो वंश है हर्ष का जो संबंध है, इसका जो संबंध है वो वर्धन वंश से है, वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके पुष्यभूति जो हैं आपके वर्धन वंश के संस्थापक हैं। और ये वैश्य जाति से संबंधित, ये वैश्य, इनका जो वर्ण था वो वैश्य था। और पुष्यभूति के बाद इनका जो पुत्र है वो बना है नरवर्धन के बाद एक और राजा हुए हैं, उनका नाम है आपको आदित्यवर्धन के बाद आए हैं, उनका नाम है प्रभाकर वर्धन।
अब प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरा का नाम था आपका हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है अपना राजधानी कन्नौज को बनाते हैं। देखते हैं अब वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके पुष्यभूति, जो वैश्य वंश से संबंधित हैं। और पुष्यभूति के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं नरवर्धन के बाद आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हैं, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन। और इनकी एक बेटी भी थी, बहन भी, प्रभाकर वर्धन की बेटी भी थी, जिनका नाम था राजश्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका जवाब देंगे। एक क्वेश्चन यूपी लोवर सब प्री 2004 में पूछा है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी सारनाथ। जवाब देंगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन। एसके कुमारी आप जो हैं जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में चेट नहीं करेंगे। कविता दीदी कौन है? सुजीत 14 बी, अजय कुमार सी, दीपक डी, आरती बी, रोशन बी। और भी लोग जवाब देंगे। डी, अजय कुमार बी, आस्क हिमांशु बी, आस्क मासे बी, बी सभी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। पवन आइस गुप्ता स्वीटी बी, आरती बी। जिनका बी है वो बिल्कुल सही है, जिनका बी जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर प्रदेश में वह स्थल जहां हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था। तो हर्षवर्धन ने दो जगह पे बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था। एक था कन्नौज में और दूसरा था प्रयाग में। इसलिए इसमें कन्नौज ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा प्रयाग। और हर्षवर्धन ने प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन का एक किया था, आपका आयोजन करवाया था। ये था आपका प्रयाग में। और जो हर्षवर्धन है ये पहले शिव धर्म मानता था, शिव धर्म को मानता था। लेकिन जब वे वेनसांग के संपर्क में आया, एक चीनी यात्री है जिनका नाम वेनसांग, जब ये वेनसांग के संपर्क में आता है तो ये पूर्णतः बौद्ध बन जाता है। तब यह पूर्णतः बौद्ध बन जाता है और बौद्ध में भी महायान संप्रदाय से संबंधित है। ये बौद्ध में भी है, महायान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। ये क्वेश्चन IAS प्री 2003 में क्वेश्चन आया है। ये कौन सा नहीं करवाया था? हर्षवर्धन ने दो बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया था, एक प्रयाग में, एक कन्नौज में। दिव्यांशु नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण अग्रगमन को रोका। ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 का बी आंसर आ रहा है। सर्वप्रथम पवन आइस गुप्ता, सेकेंड जवाब आया है पवन हिमांशु का, आरती बी, कांसू बी, मिस्टर हैरी बी। और भी लोग जवाब देंगे। रिचा बी,
अर्चना, जवाब देंगे अर्चना। महेश कुमार बी, आरती कुमारी बी, जवाब देंगे सभी लोग। स्वीटी बी, बी मैक्सिमम का बी है, जिनका बी है बिल्कुल। जो है हर्षवर्धन को जो दक्षिण आगमन से रोका था, वो रोका था आपका पुलकेशिन द्वितीय, जिनका भी जवाब है बिल्कुल सही। और पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य वंश का राजा है, और चालुक्य वंश का राजा है पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया और उनका दक्षिणी विस्तार से रोका, और ये आपको हराया। चालुक्य वंश के राजा हैं आपका पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन को जो नर्मदा नदी किनारे, जो नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध का वर्णन आपको एहोल अभिलेख में मिलता है। एहोल अभिलेख में मिलता है। एहोल अभिलेख में मिलता है। और एक हमारे यहाँ चीनी यात्री है वेनसांग भी इसकी पुष्टि करता है कि चंद्रगुप्त आपका हर्षवर्धन और चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है और हर्षवर्धन की हार होती है। इसका पुष्टि आपको हर्षवर्धन भी करता है। हर्षवर्धन भी करता है। हर्षवर्धन भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1990, यूपी पीसीएस में 2012, दोनों में इसका पूरा आया है। वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? वेनसांग किसके शासन काल में आया था? जवाब है, सबसे पहला जवाब किसका आता है? सुजीत बी, सूरज बी, सुजीत देवा बी, एसके कुमारी ए, आस हिमांशु बी, महेश बी, स्वीटी, पवन एस गुप्ता, महेश, निकी, सूरज बी। और भी लोग जवाब देंगे। दीपक बी, रेखा बी, सूरज बी। लाइक शेयर आप लोग करते रहें, लाइक शेयर करते रहें आप लोग। और भी लोग जवाब देंगे इसका। ए, आस हिमांशु बी, आरडी बी, बी, हर्षवर्धन, 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 बिल्कुल बिल्कुल। ए, बी, सूरज बी। देखिए, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था सम्राट हर्ष के समय, जिनका बी जवाब है वो बिल्कुल सही है। ए आपका हर्षवर्धन के समय आया था। ये आपका कार्य आपका था आंसर बी। जो वेनसांग है, वेनसांग को हम लोग यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, या इसे वर्तमान शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है। वेनसांग को ये हर्षवर्धन के समय में आया था। एक चीनी यात्री है, ये चीनी यात्री है, वो चाइना से आया था इंडिया में। और यह 629 ईस्वी में अपने देश से चला था। अपने देश में एक जगह चंगन नामक जगह से चला था, और 645 ईस्वी में वह लौट गया। क्या वो चंगन से चला था 629 में, और 645 में वो लौट गया। और ये जो भारत आया, भारत आने के बाद यह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण किया, और विद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 साल इसने अध्ययन भी किया है, शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है। और इसकी एक पुस्तक है जो काफी प्रसिद्ध है। इसके जो पुस्तक का नाम है, उसका नाम है सीयूकी। इसकी जो पुस्तक है, इसका नाम है सीयूकी।
इसका जो पुस्तक का नाम है वो है सीयूकी। सीयूकी। चले, आप लोग कमेंट बॉक्स में बातचीत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, और क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन 41वें बीपीएससी प्री 1996 में क्वेश्चन पूछा है। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। जवाब देवा का सबसे पहला आता है बी, रेखा बी, स्वीटी बी, निक्की सबका बी जवाब आ रहा है। आज के मानसू बी। ये तो भेड़ चाल हो गया भाई, सब लोग बी भी दे रहे हो। बी, सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। बी, पवन आयुष गुप्ता बी, सुजीत बी, और भी लोग जवाब देंगे। सलोनी बी, रोशन कुमार बी, और भी लोग बोलेंगे, जवाब देंगे। बी, प्रियंका राज बी। बिल्कुल, जिनका बी जवाब है वो बिल्कुल सही है। जो आपका वेनसांग जब भारत आया था तो अपने उसका जो पुस्तक है सीयूकी में यह बताया है कि सूती कपड़े के उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है वो है आपका मथुरा। मथुरा जो है आपका सूती वस्त्र के लिए आपका काफी प्रसिद्ध है। तो वही ऑप्शन आप होगा मथुरा। और वाराणसी जो गुप्त काल में है, वाराणसी जो है वो आपको रेशमी वस्त्र के लिए, ये है आपका रेशमी वस्त्र के लिए, ये आपको रेशमी वस्त्र के लिए है। तो रेशमी वस्त्र के लिए है आपका वाराणसी, और सूती वस्त्र के लिए है आपका मथुरा। ये है आपका प्रसिद्ध स्थल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1995, 46 बीपीएससी प्री 2003 दोनों में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन डी सी मगध और डी नालंदा। सबसे पहला जवाब देवा का रहा है। सुजीत, सूरज, दिव्यांशु, पवन आईएस, सुजीत कुमार, स्वीटी डी, सबका डी, रेखा, आशिमांशु, दिव्यांशु, एसके सोल्यूशन, विनय कुमार, सूरज, महेश, दिव्यांशु, ये सबका डी, कासू डी। बिल्कुल जिनका डी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही। वेनसांग जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, और लगभग 1.5 साल इन्होंने 1.5 साल रहकर अध्ययन किया है नालंदा विश्वविद्यालय में। जिस समय हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, उस समय यहाँ के एक प्रसिद्ध आचार्य थे, उनका नाम था सीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। सीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे और नालंदा के, और यहाँ पे रहकर उसने अध्ययन किया। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है, और नालंदा विश्वविद्यालय को जो स्थापना किया है वह एक गुप्त शासक है, उसका नाम है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, और उसमें एक चीनी यात्री है वेनसांग रहकर उसने शिक्षा ग्रहण की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है,
चीनी लेखक जो हैं भारत का उल्लेखनीय नाम, भारत के उल्लेखनीय नाम से करते हैं, यानी कि चीनी लेखक भारत को किस नाम से क्या कहते हैं भारत को? फोयुकी, इंतो, शियुकी, शिक्यो कोनु। उन सबसे पहला जवाब बहुत फास्ट, सूरज बिल्कुल बख्तियार खिलजी ध्वस्त कर दिया था। सबसे पहला जवाब आया देवा का बी, सेकंड जवाब सुजीत का ए, स्वीटी का जवाब बी। और भी लोग जवाब देंगे बी, मिस्टर हरे डी, पवन आइस गुप्ता बी, सूरज बी, आज 19 का जवाब देंगे डी, अर्चना बी, सूरज बी। और भी लोग जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका जवाब दें, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन भी बिल्कुल, जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही है। जो चीनी लेखक भारत का जो नाम से प्रयोग करते हैं वो है इंतु, वो भारत को इंतु बोलते हैं, इसलिए इसका जवाब कासु, सूरज जो भी हैं, निक्की, आरती, सूरज, बिल्कुल बी, जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही है, वो भारत को इंतु बोलते हैं। और जो फोयुकी एक पुस्तक है, इसका लेखक है फाहियान, इसका लेखक है फाहियान, ये फाहियान लिखा है। और जो शियुकी है वे वेनसांग लिखा है, वे वेनसांग लिखा है। और इंतु भारत का नाम है, इंतु भारत का आपका नाम है, वो इंतु आपका भारत का नाम है, इसलिए जिनका बी जवाब है वो बिल्कुल सही है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए शंकराचार्य से संबंधित क्वेश्चन आ गया। ये शंकराचार्य से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन ये है, यूपीपीसीएस प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य हुए उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जवाब है पवन बी, रेखा बी, मिस्टर हैरी डी, सभी लोग लाइक शेयर करेंगे, अर्चना डी, और भी लोग जवाब निक्की बी, आस्क मानसू बी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है दिव्यांशु, स्वीटी भी नहीं पढ़े हैं अभी, चूंकि कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं शंकराचार्य के बारे में अच्छे से, पूरा जानकारी शंकराचार्य के बारे में आपको मिल जाएगा। अभी बने रहेंगे लाइव में, शंकराचार्य के बारे में डिस्कस कर देंगे, लाइव में बने रहेंगे। सुजीत कुमार भी, आरती भी। देखिए शंकराचार्य जो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है केरल में, बिल्कुल सही जवाब, जिनका बी है वो बिल्कुल सही है। इनका जो जन्म है केरल में एक गांव है वो कल्दी, केरल में गांव है कल्दी, और कल्दी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है, और वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य ये जो शंकराचार्य जो हैं इनको प्रचंड बुद्ध भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के पुनरुत्थान किए। जब हिंदू धर्म का महत्व थोड़ा कम हो गया था तो इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः उत्थान किया, वो है शंकराचार्य। और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए भारत के 4 कोनों पे 4 मठ का स्थापना करते हैं, 4 कोने पे 4 मठ का स्थापना करते हैं। और वो मठ इस प्रकार है, पहला है आपका श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, और कर्नाटका में पड़ता है, वो है आपका दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। दूसरा जो है वो है आपका द्वारिका, दूसरा है द्वारिका में है, ये है आपका गुजरात में, और ये है भारत के पश्चिम भाग। तीसरा है पुरी में, ये है आपका ओडिशा में, और ये आपका है पूर्व में, ये है आपका पूर्व में। और चौथा जो है आपका जोशीमठ है, चौथा जो है आपका जोशीमठ है, ये है आपका उत्तराखंड में है, और ये है उत्तर में, ये है आपका उत्तर में।
तो इन्होंने भारत के 4 कोनों पे 4 मठ का स्थापना किया है। पहला है श्रृंगेरी जो दक्षिण भारत में है, द्वारिका जो पश्चिम में है, पुरी जो पूर्व में है, और जोशीमठ जो उत्तर में है। 4 मठ का, इसमें से जो 4 मठ है वो 4 वेद को केंद्र किया है। देखिए जैसे पुरी जो पूर्व में है, इसका जो केंद्र वेद है इसका है ऋग्वेद। जो है आपका द्वारिका, इसका जो वेद है वो है सामवेद। श्रृंगेरी है, जोशीमठ है जो उत्तराखंड में है, इसका है अथर्ववेद। और ये जो आपका श्रृंगेरी है इसका है यजुर्वेद। इसका है यजुर्वेद। तो ये जो 4 मठ है, जो 4 मठ है, जो 4 वेद को केंद्र में किया है, वो कुछ इस प्रकार है। और चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक अंतिम क्वेश्चन भी है, और उम्मीद करते हैं सब लोग इस पे जवाब देंगे। सब लोग इसका जवाब देंगे। चलिए इसका आप लोग जवाब देंगे। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बातचीत ना करेंगे, जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जवाब है, सबसे पहला जवाब है देवा का बी, और भी लोग जवाब देंगे स्वीटी बी। क्वेश्चन इस पर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आईएसपी 2004 में पूछा है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चीनी यात्री जो फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध महान परिषद में भाग लिया था। और ऑप्शन बी है, चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। इसका जवाब दीजिए केवल 1, केवल 2, के 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। जवाब सभी लोग देंगे। सभी लोग जवाब देंगे। देखते हैं सभी लोग का जवाब। अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं आया है। चलिए मैं बता देता हूं। सुजीत का जो जवाब बी आ रहा है कंटिन्यू, तो एक बार सुजीत आंसर को देख लेंगे। देखिए, जो चीनी यात्री फाहियान है कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ महान शक्ति भाग ले, बिल्कुल नहीं। कनिष्क का काल कब है, फाहियान का काल कब है, इसलिए ये तो गलत होगा, पहला तो होगा नहीं। कनिष्क के समय में पहले बताऊं, कनिष्क के समय फाहियान नहीं आया। फाहियान जो आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और चीनी यात्री वेनसांग जो है हर्षवर्धन से मिला और बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ऐसा नहीं है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं है, और उसने बौद्ध धर्म का सम्मेलन किया है। इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा डी, जो डी दिए हैं वो उनका सही है। देवा अर्चना, डी होगा अर्चना, बिल्कुल सही। डी होगा अर्चना, बिल्कुल सही। तो आप लोग बता सकते हैं किसका कितना सही हुआ? किसका कितना सही हुआ मैं देखना चाहता हूं। ईमानदारी से बता सकते हैं? स्वीटी डी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। आज बहुत कम सही अर्चना, कोई नहीं, कल फिर चलेंगे। कल टॉप 20 एमसीक्यू चलेगा, टॉप 20 या टॉप 30 एमसीक्यू चलेगा एंसेंट हिस्ट्री से। देवा 19, अर्चना 10, रेखा 15, सुजीत 15, रेखा 19 है, सुजीत 15। और भी लोग? गुड नाइट रेखा, गुड नाइट सभी को। जगर सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं कल, और कल जो मिलेंगे आपको टॉप 30 या टॉप 20 या टॉप 25 एंसेंट हिस्ट्री के एमसीक्यू से मिलेंगे आपको।
तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। तुला मत कट कीजिएगा, 31 घंटा चला।